हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यशपाल सुहांसिया, मैथ्स फैकल्टी एट आई क्वांटा कम एटीपी स्टार। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लास्ट ईयर 2024 की जेई के बारे में बात करेंगे, स्पेशली फॉर मैथ सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ्स के बारे में कुछ पेपर का डिस्कशन करेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस थे, हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से थे, कितने मार्क्स पर क्या क्या हमें चैप्टर्स को डिवाइड करना है। तो ये सब चीजें थोड़ा स्पेशली मैथ्स को ध्यान में रख करके हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स रिलेटेड डेटा रहेगा और इसके बाद जेई का ओवरऑल डेटा कि 2024 में जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनके मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, कितने मार्क्स पर क्या क्या उनको कॉलेजेस मिल सकते हैं, किन किन कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, एक जनरल स्टेटिस्टिक्स की कितनी सीट्स वगैरह थी। और ऑलमोस्ट वही चीज हमारे इस साल भी रिपीट होने वाली है। तो एक जनरल आइडिया कि यार अपने पास जो जेई एडवांस का 2025 है और 26 जो स्टूडेंट्स अपियर करना चाह रहे हैं उनको एक आइडिया हो कि हाँ ओवरऑल जो जेई का एग्जाम है वो किस तरह का हमें डेटा पर थोड़ा सा फोकस रखना है, या क्या क्या कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, या किस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी करना है। तो ये जेई एडवांस का डेटा भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। ये 2 पार्ट्स में रहेगा अपने पास, है ना। और बीच में जैसे जैसे मैथ्स की हम चीजें डिस्कस करेंगे, मैथ्स रिलेटेड जो हमारे पेपर का आइडिया लगेगा हमें, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी देते जाऊंगा। तो वन बाय वन कुछ कुछ जो टिप्स आपको मिलेंगे वो एक साथ लेते चलेंगे। और ऐसा कभी होता नहीं है कि यार हम पूरी चीज डिस्कस करें उसके बाद एक साथ सारे टिप्स हम एक साथ डिस्कस करें या एक साथ बताएं। तो उसमें क्या है कि चीजें अपने पास थोड़ी सी मतलब डाइल्यूट हो जाती है। तो डेटा के साथ अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया है। और स्पेशली सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं हम ऐसा नहीं कि पूरा ओवरऑल बात करें, हम सब्जेक्ट पर बात करें, मैथ्स पर बात कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हम ये जो डेटा आ रहा है मैथ्स का रिलेटेड उस पर एक एक करके हम डेटा को साथ में रख करके हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारा एनालिसिस है, उसको यूज करते जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार पेपर जो थे उसका पैटर्न कैसा था। पेपर 1 और पेपर 2 थे हमारे पास। तो फर्स्ट पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो 4 मार्क्स का था और उसके अंदर मार्क्स पर क्वेश्चन -1, 0 और 3। कि अगर क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 3 और नेगेटिव मार्किंग रहा तो -1, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 होने वाले थे। तो ये तो हमारे मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज थे। उसके अलावा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस थे इसमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और मैच द कॉलम। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के अंदर थे। और रेस्पेक्टिवली हमारे जो मार्क्स क्या क्या थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, वो भी यहाँ पर एज ए टेबल में दिए हुए थे। सेकेंड पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस तो थे ही हमारे पास, लेकिन साथ के साथ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस सिमिलर थे यहाँ पर। नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के थे, यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेकिन इसमें मैच द कॉलम था और यहाँ पर मैच द कॉलम के बजाय पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आ गए थे। बाकी ये 3 टाइप के क्वेश्चंस सिमिलर ही हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर 4 + 3, 7 + 6, 13 + 4 17 यहाँ पर और 17 यहाँ पर। तो टोटल 17 + 17 34 क्वेश्चंस थे। और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी पार्शियली भी थे अपने पास कि जैसे मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब कि 4 ऑप्शंस है, उसमें से मोर देन 1 ऑप्शंस में बी करेक्ट। तो अगर आप करेक्ट ऑप्शंस में से पार्शियल करेक्ट भी मार्क करते हैं, मान लो कि ऑप्शन ए बी सी सही है आपका, तीनों सब्जेक्ट में था, नॉट ओनली कि मैथ्स में, कि अगर मान लो ए बी सी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं और आपने केवल ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपके कितने मार्क्स होंगे। और अगर मान लो बी और सी मार्क्स को मार्क किया आपने तो कितने मार्क होंगे। तो अगर मान लो पूरे सारे आंसर्स आपने मार्क नहीं किया बट फिर भी पार्शियल मार्किंग हो रही थी, इसलिए यहां पर -2, 0, 1, 2, 3, 4, अगर सारे मार्क किए हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उनमें से कुछ कम ऑप्शंस को मार्क किया करेक्ट में से तो आपकी पार्शियल मार्किंग भी हो रही है। लेकिन अगर किसी भी इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लिया तो डायरेक्टली आपको -2 नेगेटिव मार्किंग हो रही है। अनअटेम्प्ट किया तो 0 हो रहा है। सिमिलर चीज यहां पर भी चल रही थी। तो अगर मल्टीपल चॉइस है तो उसमें पार्शियल मार्किंग भी होती है, प्रोवाइडेड कि आपने कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज नहीं किया है। तो यहां पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें पार्शियल मार्किंग हो तो मेक श्योर कि आप जो मार्क कर रहे हैं वो 100% श्योर हो कि यार वो करेक्ट ही हो। क्योंकि अगर करेक्ट आपने सॉल्व किए, कुछ ऑप्शन तो आपने करेक्ट सेलेक्ट करेंगे, बाई चांस थोड़ी सी मिस्टेक करके कोई इनकरेक्ट ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि पूरा की पूरा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपने करेक्ट आंसर्स मार्क किए हैं उसका भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इन दीज क्वेश्चन यू नीड टू बी 100% श्योर कि जो क्वेश्चंस को आप मार्क कर रहे हैं वो पक्का पक्का बिल्कुल करेक्ट है। अगर गलत हुआ तो उसमें गैस वर्क बगा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो सीधा सीधा -2 हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है, डबल हो रही है। यहाँ -1 है, -1 और यहाँ सीधा -2 हो रहा है। तो रिस्क भी है, लेकिन साथ के साथ रिवार्ड क्या है कि आपने अगर पार्शियल मार्किंग करी है तो उसके मार्क्स भी मिल रहे हैं।
तो फायदा है तो उसके साथ साथ नुकसान भी है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों एक साथ हो रहे हैं अपने पास, है ना। और ये सेकेंड पेपर के अंदर भी हो रहा है। नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड और 4 फॉर करेक्ट आंसर। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इधर भी नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छूटे कि यार नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले क्वेश्चन छूटे ही नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है। आप ट्राई करोगे, सॉल्व हुआ तो बढ़िया बात है, सॉल्व नहीं हुआ तो भी मार्क तो कर सकते हैं क्योंकि उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां पर आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर वाले क्वेश्चंस को पूरा के पूरा सॉल्व करना है। ऐसे 6 क्वेश्चंस थे यहां पर, और यहां पर भी 6 क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। तो 12 क्वेश्चंस में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में अगर आप सॉल्व करें और मान लो कहीं अप्रोक्सीमेशन यूज करें और आपको लग रहा है कि हाँ ये आंसर आ सकता है, तो उसको मार्क करें, बिकॉज कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ये रिस्क नहीं लेना था, इनमें अपन रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग है। नॉन नेगेटिव वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप उसमें गेस वर्क भी कर सकते हैं, बट आई डू नॉट सजेस्ट कि गेस वर्क से आंसर कभी करना चाहिए। आपको रियली क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद, बट इफ द टाइम इज नॉट देयर तो आप ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेकर के यार आसपास अगर आंसर आ रहा है तो उससे आंसर मार्क करना जरूरी है, बिकॉज की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ऐसे 12 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 12 क्वेश्चंस बड़ा ह्यूज अमाउंट है। तो अगर मान लो बाय लक हमने अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, आसपास कुछ आंसर आ रहा है और उसको हमने इंटीजर के अकॉर्डिंग हमने मार्क कर दिया, तो लग अच्छा रहा तो उसके पॉजिटिव मार्क्स भी मिलने के चांसेस रहेंगे। बहुत कम चांसेस है बिकॉज के इंटीजर्स बहुत सारे हैं। तो बट ये है कि हाँ अगर गैस वर्क करें तो अच्छा गैस वर्क ही करें, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लगा करके आसपास का आंसर निकाला जा सकता है ना। देन कम्स जेई एडवांस 2024 के अंदर पेपर वाइज सेक्शन वाइज हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस थे मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज कि हमारे पास मैथ्स में कैलकुलस अलजेब्रा से कितने कितने क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस कैलकुलस से, 12 क्वेश्चंस अलजेब्रा, 1 क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 और वेक्टर 3D से टोटल 5 क्वेश्चंस। अब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ठीक है, लेकिन क्या होगा कि मेनली मार्क्स पर हमें डिस्कस करना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे अभी अपन ने देखा यहां पर कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें मैक्सिमम मार्क्स 4 आ रहा है, यहां पर मैक्सिमम मार्क्स 3 ही आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मार्क्स इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो मार्क्स में भी ऊपर नीचे है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जैसे एक आइडिया होने के लिए कि ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, कैलकुलस से आ रहे हैं, बट मार्क्स में अपन बात करेंगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि हाई वेटेज वो मार्क्स से डिसाइड होगा। तो कैलकुलस काफी क्वेश्चन है, तो इट इज ऑब्वियस कि देयर विल बी मोर मार्क्स ऑन द कैलकुलस। यही चीज हमने जेई मेन के अंदर भी देखी थी कि कैलकुलस में आपने अगर वीडियो देखा हो तो जेई मेन में कैलकुलस से 35-36% क्वेश्चन आ रहे थे, 35 to 36% मार्क्स का ओनली कैलकुलस के था, उसके बाद एलजेब्रा था। यहां पर भी वही रेशियो फॉलो होता दिख रहा है कि कैलकुलस में 12 है, एलजेब्रा में भी 12 आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ओनली 1 क्वेश्चन है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन 1 ही आ रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट बाकी के सेक्शंस पर पड़ता है। कैलकुलस है, कहीं ना कहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा ही होगा, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हुआ, एरिया अंडर कर्व हुआ, फंक्शन हुआ, पीरियडिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, यहां पर भी तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता ही होता है। एओडी के अंदर आ जाता है अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यूज होता है। तो भले ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसका इंपैक्ट बाकी के चैप्टर्स पे अच्छा खासा पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को सॉलिड रखना है, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन एक ही अपने दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी वीक हुई तो चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि उसका इंपैक्ट किसी और चैप्टर में नहीं हो। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा पड़ता है एकदम। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग रखना है, एटलीस्ट के फॉर्मुलेज हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, फॉर्मूले को छोड़ना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भले आपके 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री से एक ही क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मुलेज का यूज बहुत ज्यादा आ रहा है। फॉर्मुलेज अगर आपको याद नहीं है तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कैसे ब्रेक करना है, उसका पीरियड क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, कोई क्वेश्चन में आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ वगैरह इन सबको अच्छे से करोगे तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में या और भी चैप्टर्स हैं जहां कहीं पर भी साइन एक्स कॉस एक्स इनका यूज हो रहा है, वहां पर डिफाइनेटली आपको हेल्प होगा ही होगा। देन वेक्टर 3D में टोटल 5 क्वेश्चंस थे। ये इट्स अ कॉम्बो कि वेक्टर और 3D मिला करके मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं। वेक्टर का क्वेश्चन आया 3D से भी कर सकते हैं, 3D का क्वेश्चन आया वेक्टर की हेल्प ली जाए, तो दोनों को मिला करके 5 क्वेश्चंस। और ये काफी लो रिस्क और हाई रिटर्न वाला एरिया है यहाँ पर, जो जेई मेन में भी था और जेई एडवांस के अंदर भी है। जेई मेन के अंदर भी हमने देखा था कि यार अच्छे खासा परसेंटेज था, मतलब एक तरह से कहें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बराबर अपने पास वेटेज था वेक्टर 3D का। यहां पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करीब करीब मिलता जुलता ही वेटेज आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखो कि यार कितने 6-7 चैप्टर्स हैं, जबकि यहां पर ओनली 2 चैप्टर्स हैं।
एक तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और एक यहाँ पर केवल वेक्टर और 3D आ रहे हैं, 2 ही चैप्टर हैं। हालांकि थोड़े से बड़े चैप्टर हैं बट इतने नहीं है कि यार पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बराबर हो जाए, वेरिएशंस नहीं है। तो 3D आपने 3D के अंदर प्लेन कर दिया, आपने लाइंस कर ली, स्क्यू लाइंस कर ली, उनके रिलेटेड फॉर्मूलेज दोनों फॉर्म्स आपने कर लिए। वेक्टर के अंदर भी क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है आपको, डॉट प्रोडक्ट भी आता है, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह सब आते हैं। तो एक तरह से इनका कॉम्बिनेशन बना करके 5 क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एरिया है जहां पर आप कम रिस्क के अंदर कम मेहनत करें और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें आप। तो इसको छोड़ना नहीं है। ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये एक ऐसा पोर्शन होगा जिसमें आप कम मेहनत में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मेन प्रकार आपका टारगेट सबसे पहले ये होना चाहिए, रिवीजन करो तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग करें, वेक्टर 3D को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं जाए। तो ये कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाने वाला एरिया है। और इसके बाद एल्जेब्रा और कैलकुलस है, क्योंकि 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, वेटेज में अभी अपन देखेंगे तो ज्यादा वेटेज जो है मार्क्स वाइज भी एल्जेब्रा और कैलकुलस को जाने वाला है। देन मिसिंग टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स मिसिंग थे 2024 के अंदर मिसिंग थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर साल ये मिसिंग हो गए। 2025 जो अभी आने वाला जेईई एडवांस है उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर से हमेशा हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है, भले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो सीक्वेंस सीरीज से, बट किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि सम टर्म्स आर इन द एपी और जीपी, और उसको फिर किसी एल्जेब्रा में, किसी क्वाड्रेटिक में या कॉम्प्लेक्स में कहीं और डाइवर्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री में डाइवर्ट कर दिया या फिर कैलकुलस में डाइवर्ट कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो डोमिनेंट कंसेप्ट भले ही सीक्वेंस सीरीज का नहीं हो बट इंटरमीडिएट स्टेज में इन चैप्टर्स का यूज हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अगर सेलेक्टिव स्टडी करी मैंने और फिर मैं जेईई एडवांस जाऊं, तो ये कभी नहीं करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर के कंसेप्ट मिलने वाले हैं। तो अगर कोई चैप्टर आप छोड़ के चले गए और उस क्वेश्चन के अंदर मान लो कोई एक दूसरे चैप्टर से यूज हो रहा है, 2 चैप्टर के अगर हो रहे हैं और एक चैप्टर आपको नहीं क्लियर किया, तो केवल एक चैप्टर के बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत बार अपने को परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस दिखते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशन ही काम में आ रही है, भले ही दिख रहा है कि यार क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स यूज हो रहे हैं, बट वो प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ वेज और फेवरेबल वेज वो तो पीएनसी से सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर पीएनसी हमारा वीक हो गया तो हम प्रोबेबिलिटी कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, भले वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। तो इंटरमीडिएट स्टेप्स वाले जो क्वेश्चंस टॉपिक्स होते हैं उनको हमें कवर करना है। दैट मीन्स कि पूरा सिलेबस हमें रिवाइज करना पड़ेगा, केवल कुछ चैप्टर को छोड़ करके जाएं उससे फायदा नहीं है, उससे नुकसान हो सकता है, रिस्क चीज है ये वाली। डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह, हाइपरबोला, इसके थोड़े से क्वेश्चंस मिसिंग थे। सम टॉपिक्स वर कवर्ड इन द ऑप्शंस, कि मान लो क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन बना दिया हमारे पास, लेकिन ऑप्शंस के अंदर भी किसी और चैप्टर से, मान लो कि एक लिमिट का क्वेश्चन है ना, तो लिमिट के अंदर जो वैल्यू आई है लिमिट की, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से कनेक्ट कर दिया कि द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज सेम एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय द 3 वर्टाइसेस। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी यूज करना है इसके अंदर, लिमिट भी सॉल्व करनी है, तो मल्टीपल चैप्टर्स हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे जिसमें ऑप्शंस के अंदर हमें एज ए क्वेश्चन उनको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो एक तरह से अगर 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन है हमारे पास, तो एक सिंगल क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि अगर आपको मार्क करना है तो वो ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन भी सॉल्व कर रहे हैं। और बाय चांस कि यार ABCD है हमारे पास, तो ए मैंने ट्राई किया नहीं मैच किया, बी ट्राई किया नहीं किया, सी भी नहीं किया, तो डी वाला मैच करेगा, तो मुझे एक तरह से 4 ऑप्शन सॉल्व करने पड़े, तो मुझे 5 क्वेश्चंस के बराबर उसमें मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अगर मान लो पहले ही ऑप्शन में अपने को आंसर मैच हो जाता है उसको सॉल्व करके, तो इतनी मेहनत नहीं हो रही। तो देयर आर चांसेस कि हमारे ऑप्शंस में भी एज ए क्वेश्चंस बना के डाले जाएं, तो उससे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वो क्वेश्चंस, तो इसका भी ध्यान रखना, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अपन ऐसा नहीं कि केवल एक ही क्वेश्चन को डील करें और अकॉर्डिंगली हम मान के चले कि यार हमेशा एक ही क्वेश्चन है और उसी को सॉल्व किया, ऑप्शन से सीधा मिल जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ क्वेश्चन में, सारे में तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा और वो पेपर को लेंदी बनाएगा आपको। तो टाइम मैनेजमेंट पहले ही ध्यान रख के जाना है अपने को, टेस्ट सीरीज अच्छे से करनी है ताकि अपने को टाइम का थोड़ा आइडिया लगे कि यार मुझे टाइम कितना लग रहा है। यहाँ पर क्लास वाइज कि यार 11th क्लास में और 12th क्लास में 2024 में 70-30 का रेशियो था कि यार 11th में से 30% और 12th में से 70%। बट ये हर साल थोड़ा सा वेरी हो सकता है। इससे पहले के जो ईयर्स हैं 23 में, 24, 22 के अंदर, 21 में, ये थोड़ा सा रेशियो 30% ही था 11th क्लास का, ये थोड़ा सा ज्यादा था, कभी 40% भी हुआ, कभी 50% भी गया है। तो इसमें ये थोड़ा सा कम गया था 30%, बट बाकी के ईयर्स में थोड़ा सा ज्यादा परसेंट रहा। तो 11th क्लास इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक द 12th।
और 11th क्लास में आप देखो एल्जेब्रा का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। 11th क्लास का एल्जेब्रा में काफी सारे पोर्शन है। एक तरह से एल्जेब्रा का केवल प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट यही चैप्टर अपने 12th क्लास के, बाकी के सारे चैप्टर्स तो 11th के ही हैं। पीएनसी आ रहा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, सेट रिलेशन भी हम एल्जेब्रा में रख रहे हैं, और ये सभी चैप्टर जो है सीक्वेंस सीरीज हो गया, ये सब एल्जेब्रा के पार्ट्स हैं। तो 11th क्लास का भी एक अच्छा खासा पोर्शन हो रहा है जो अपने को यहाँ दिख रहा है यहाँ। तो 11th का वैसे जो भी वीडियोस, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिनका 11th कंप्लीट हो चुका है, तो अगला जब भी आपका 12th स्टार्ट हो या जब भी आपको टाइम मिले ड्यूरिंग द 12th क्लास, जो भी स्टूडेंट जो अपना 11th क्लास, जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्च का फर्स्ट वीक में है, 1 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम पर आपके ऑलमोस्ट सब जगह सिलेबस हो गया होगा, स्कूल के भी एग्जाम हो चुके होंगे 11th क्लास वालों के लिए। 12th वाला बैच स्टार्ट होने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम हो, तो ये जो बीच में टाइम है, इसमें जैसे ही आपको टाइम मिलता है स्कूल के एग्जाम से, तो आप थोड़ा सा 11th का प्रॉपर रिवीजन करके रखें, ताकि क्या हो कि 12th में आपको इस 11th की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। कई स्टूडेंट्स का मैं सुनता हूं कि यार 11th मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, उसमें कई सारे चैप्टर्स मेरे रिवाइज नहीं है, उनके कंसेप्ट वीक हैं मेरे। तो अभी जो टाइम मिल रहा है 12th स्टार्ट होने से पहले 11th को कंप्लीट कर लो, जो जो चैप्टर्स वीक हैं। तो क्या है कि 12th के बीच में आपको टाइम मिलेगा नहीं, फिर 12th पे फोकस करेंगे आप। तो थोड़ा सा 11th का आप लेके चलें बिफोर स्टार्टिंग द 12th, और जब 12th स्टार्ट हो जाए तो साथ के साथ 11th को भी रिवाइज करते जाए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास भले ही 30% दिख रहा है, बट हो सकता है कि 25 में ये परसेंटेज बढ़े, और ऐसा होगा नहीं कि केवल 30% ही हो, ये परसेंटेज बढ़ना ही बढ़ना है। तो 25, 26, 27 ये परसेंट बढ़ेगा, तो आपको 11th का वेटेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये है ना। ज़्यादातर स्टूडेंट को थोड़ी सी 11th में दिक्कत होती है, क्योंकि जब वो नवंबर में उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर जनवरी जाते हैं, तो वो 2 ही महीने होते हैं करीब करीब, तो 11th का अच्छे से रिवीजन हो नहीं पाता। तो शुरू से थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, एडवांस के लिए भी और मेंस के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये चीज। देन द डिफिकल्टी लेवल, 20 से 22 क्वेश्चंस करीब करीब इजी थे एज पर द लेवल ऑफ द जेई एडवांस, है ना। ऐसा नहीं कि अपन जेई मेन के हिसाब से देखें, एडवांस के जो क्वेश्चंस आते थे उसके लेवल के अकॉर्डिंग अपन देखें। सो 20 से 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ 34 टोटल क्वेश्चन थे अपने पेपर 1 पेपर 2 मिला करके। सो 20 से 22 क्वेश्चंस करीब करीब हमारे इजी थे। मॉडरेट क्वेश्चन 10 से 12 थे, और केवल 1 या 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे थे एज पर द जेई एडवांस लेवल। तो अगर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको पहले टच नहीं करना, हमारा मेन फोकस एरिया, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इन इजी क्वेश्चंस पर। अब वो जो इजी क्वेश्चन है वो चाहे तो सिंगल चॉइस में आ जाए, या चाहे तो मल्टीपल चॉइस में आ जाए, या नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाए, या पैराग्राफ में आ जाए, या मैट्रिक्स मैच में आ जाए, कहीं पर भी हो, अगर इजी क्वेश्चन है तो कंसेप्ट इजी होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, मल्टीपल कंसेप्ट नहीं होंगे। तो आपको जो 34 क्वेश्चंस हैं उनमें से वो क्वेश्चन छांटने हैं जब भी आप पेपर दें, वो क्वेश्चन छांटने जो कि इजी हो, और इजी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए तो आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। अभी मैं दिखाऊंगा मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक वगैरह, या कितने परसेंटाइल अपने बन सकते हैं, कितने परसेंटेज या रैंक वगैरह कितनी कितनी आती है, वो अभी मैं दिखाऊंगा। तो आपको लगेगा कि यार इतने से मार्क्स पर, है ना। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बिकॉज की जेई एडवांस थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देंगे तो ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, जो डिसाइड कर सकती है कि यार मेरी रैंक अच्छी आ रही है कि मेरा रैंक पीछे जा रहा है। सिलेक्शन तो हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा रखोगे तो सिलेक्शन में ज्यादा इतनी नहीं है, रैंक आ सकती है, लेकिन उसके बाद सीट सिक्योर करना। तो आपका मेन टारगेट कि यार 22 क्वेश्चंस इनको कैसे हम कैप्चर करें, और ये हर सब्जेक्ट में होगा, मैथ्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि अपने सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशंस वाले होते हैं, तो उनमें से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें, है ना, चाहे तो जो 2025 में अटेम्प्ट करने वाले हैं या 2026 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, सारे स्टूडेंट जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि हमारे जो मॉक टेस्ट के अंदर इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हमें तो नहीं पता कि यार कौन से वाले किस वाले सेक्शन के अंदर कितने इजी हैं। तो अपने को ये प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट के अंदर कि उन क्वेश्चंस में से मैं छांट सकूं जो मेरे लिए इजी हो, और इजी क्वेश्चन को पक्का करना ही करना है, डिफिकल्ट वाले से अटैच नहीं होना है। डिफिकल्ट से अटैच हो गए और आपको लगा कि नहीं इसको तो मुझे सॉल्व करना ही करना है, आपका टाइम खा जाएगा, और उसके बाद जब टाइम कम बचेगा ना, तो आपको लगेगा कि यार अब तो मेरे पास टाइम ही कम है और क्वेश्चन इतने सारे बचे हैं, वहीं कॉन्फिडेंस लूज होगा और सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट करोगे, और हो सकता है कि प्रॉब्लम बने ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा एक अच्छी पोजीशन में आ जानी है, जस्ट लाइक कि फुटबॉल मैच जैसे होता है। तो अगर फर्स्ट हाफ में जिस टीम ने ज्यादा गोल कर लिए हैं वो एक प्रेशर बिल्डअप कर देती है अपोजिट वाले टीम पर। तो यही चीज है कि आपका स्टार्टिंग वाले टाइम में
मैथ्स का स्टार्ट किया, फिजिक्स का स्टार्ट किया, केमिस्ट्री का स्टार्ट किया, तो इनिशियल टाइम के अंदर अगर आपने थोड़े से क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट कर लिए तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा और फिर आप सोचोगे कि यार मेरे इजी तो हो ही गए, थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए, अब मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं, थोड़े मीडियम पर जा सकता हूं। तो आपको पहले पहले इजी पर टारगेट करना है और ये आदत आपको मॉक टेस्ट के अंदर लगानी है। एग्जाम में जाकर बिल्कुल नहीं होगा ये। एग्जाम में जाकर अपने पास बहुत सारी टेंशन होगी है और सेंटर में इतने सारे स्टूडेंट दिखेंगे कि हम वहां पर वैसे ही थोड़े से नर्वस होंगे। तो ये चीज आपको मॉक टेस्ट के अंदर करनी है। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है ना कि हमें केवल क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करने हैं, एक तरह से प्लानिंग स्ट्रेटेजी अपने एक हैबिट बनानी है कि यार एग्जाम को कैसे दिया जाए। तो मॉक टेस्ट के अंदर ये सब चीजें इन्वॉल्व करनी है आपको कि मॉक टेस्ट में से पहले राउंड में इजी करेंगे, सेकेंड राउंड में मीडियम करना है और लास्ट में टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाई चांस अपन टफ सॉल्व भी नहीं कर पाए तो हमें नुकसान होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि टफ था, हो सकता है सॉल्व ही नहीं होता अपने से, तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन इजी क्वेश्चन छूट गया तो नुकसान ज्यादा होगा। फिर अपने पास रिग्रेट होगा कि यार इजी क्वेश्चन था, घर आके देखेंगे और अपने से सॉल्व नहीं हुआ तो हमें लगा काश मैं एग्जाम में कर लेता। तो ये रिग्रेट नहीं होगा अगर आप पहले पहले इजी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं, है ना। बाकी ये जो पेपर का लेवल था मॉडरेट था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज की इजी क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे, मॉडरेट आधे थे उसके, और टफ क्वेश्चंस कुछ ज्यादा नहीं थे, मतलब हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस थे, है ना। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को या कई टीचर्स को हो सकता है कि ये थोड़ा सा नंबर ज्यादा बढ़ा दे कि या मान लो 3-4 क्वेश्चंस हो, तो डिपेंडिंग ऑन कि उनको क्या लगता है। बट ये एक तरह से कहें कि प्लस माइनस 1 और 2 क्वेश्चंस ही होगा, करीब करीब इतना ही, करीब करीब के सबका ये डेटा रहा था अपने पास। तो ये अपना लेवल रहा और कह नहीं सकते हैं कि अगले साल में कैसा आएगा, बट ये है कि हाँ अकॉर्डिंगली अपने जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग चाहे तो टफ पेपर आ जाए या चाहे इजी आ जाए, हमें सबके लिए प्रिपेयर रहना है। हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि मुझे इजी आएगा तो बढ़िया है या टफ आएगा तो बढ़िया है, क्योंकि जो अगर टफ आया पेपर तो सबके लिए टफ होगा और अगर इजी आया तो सबके लिए इजी होगा। तो इट्स अ यूनिफॉर्मिटी ओनली, है ना। तो केवल अगर इजी आ रहा है तो केवल मेरे लिए थोड़ी इजी है, बाकी लोग भी तो दे रहे हैं मेरे साथ में, उनके लिए भी इजी होगा ही होगा। तो वो अफेक्ट सबको करना है। तो लेकिन प्रिपेयर अपने लिए सारी तरह के सिचुएशन में होना है कि यार इजी पेपर हो तब भी हो और टफ आ जाए या मॉडरेट आए, सबके लिए प्रिपेयर करना है। मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी आपके ये चीजें हैं ये सभी वहीं पर ट्राई कर लें आप, ताकि एग्जाम में जाकर के ये नहीं हो। तो मॉक टेस्ट सारे देने, चाहे तो इजी हो, डिफिकल्ट हो या फिर मॉडरेट हो जाए, सबको करना अपने को। देन चैप्टर वाइज अपने पास वेटेज आया। चैप्टर सारे चैप्टर्स लिए मैंने, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज से लेकर के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह। थोड़ा सा फोकस अपन क्या देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैंने हाईलाइट किया येलो कलर के अंदर, जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने थे। एक तो अच्छा क्वेश्चन तो थे लेकिन साथ के साथ मार्क्स पे करते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा, अब क्वेश्चन अगर मान लो कि मल्टीपल चॉइस हुआ या पैराग्राफ हुआ तो पैराग्राफ के ज्यादा वेटेज होंगे, है ना, कंपेयर टू द सिंगल चॉइस। तो मार्क्स पर अगर देखो तो ये 10 मार्क्स किससे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से था। 10 मार्क्स पूरा के पूरा पैराग्राफ आया था इसके ऊपर। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भले ही बोलते हैं ना कई बार कि यार ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस वाले पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है कि कोई टॉपिक हटा दिया और उसका क्वेश्चन नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली भी पूछते हैं। और ऐसा अपने जेई मेन जनवरी में भी हुआ है। एलिप्स वाला क्वेश्चन था ना, मिड पॉइंट दिया हुआ था कोड का, तो वहां पर भी भले ही वो एलिप्स का मिड पॉइंट वाला अपने को सिलेबस में नहीं था, बट फिर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा एडवांस में भी होता है। तो आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल उस टॉपिक को छोड़ ही दें, सॉल्यूशन ट्रायंगल को भी ट्राई करना है, उसके टॉपिक्स भी हमें थोड़े ध्यान रहे, बिल्कुल अनटच नहीं छोड़ेंगे ये। तो 10 मार्क्स तो यहाँ थे जो हाईएस्ट थे, वन ऑफ द हाईएस्ट। और बाकी के जो हाईएस्ट यहाँ पर थे, प्रोबेबिलिटी से 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स का आया था। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इन दो चैप्टर से मिलाकर के 11 मार्क्स का आया था। एरिया अंडर कर्व जो हमें लगता है कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिंपल एरिया ही कैलकुलेट करना है, बट फिर उससे भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। तो यहां देखो कि यहां पर कितने हाईएस्ट मार्क्स वाले चैप्टर्स हो रहे हैं, भले दिखते हैं छोटे लेकिन फिर भी मार्क्स उनके ज्यादा आ रहे हैं। ये हाईलाइट कर दिया मैंने यहां पर। सबसे लीस्ट, सबसे कम मार्क्स वाले क्वेश्चन जो थे, टेंजेंट नॉर्मल ईओडी के अंदर सेपरेट टॉपिक ही कर लिया अपन ने। स्ट्रेट लाइन कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये किसी क्वेश्चन में एज ए इंटरमीडिएट स्टेप्स का यूज हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था इस पर, लेकिन बीच में कहीं कहीं यूज हुआ है, तो उसको अपन स्ट्रेट लाइन में नहीं ले रहे हैं। हाइपरबोला का कोई क्वेश्चन नहीं था, 0 क्वेश्चन थे अपने यहाँ पर। और इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक से भी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं मिला, लेकिन हाँ हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज हो, तो ऐसा नहीं कि पीएनसी को टच नहीं करें अपन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री से एक तरह से ओनली 1 क्वेश्चन वी हैड, तो यहाँ पर जो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा अपने को। आईटीएफ के अंदर 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर और 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे यहाँ पर। और बाकी के अपने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं थे, डिफाइनाइट के क्वेश्चन थे, लेकिन
इसके अंदर इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही था और मार्क्स भी कम थे। जनरली ऐसा कम होता है कि डिफाइनाइट इंडिकेशन से कम मार्क्स के क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है। डिफाइनाइट थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक है, तो डिफाइनाइट एक अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफाइनाइट के चाहे तो जेई मेन हो या जेई एडवांस, इसमें फायदा करता ही करता है। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार इजी भी हो जाते हैं, तो डिफाइनाइट को छोड़ना नहीं है। और इसके साथ साथ एओडी के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, तो एओडी भी एक, इसमें तो अपने को क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं इतने, बट फिर भी एओडी के भी अच्छा एक फेवरेट टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक बड़े फेवरेट होते हैं। और इसके साथ साथ कोनिक सेक्शन, सर्कल और कोनिक सेक्शन, ये थोड़े से फेवरेट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, चाहे तो 25 लो या 26 ले। देन पेपर 1 के क्वेश्चंस का स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैंने स्नैपशॉट लिया है और ये जेई एडवांस की जो वेबसाइट है वहां पर आपको एक बुकलेट मिलेगी, वहीं से मैंने कॉपी किया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक जेई एडवांस की जो वेबसाइट है, आईआईटी ने पब्लिश करी थी, आई थिंक आईआईटी चेन्नई ने ऑर्गेनाइज करी थी लास्ट टाइम 24 की। तो उनका जो एक हैंड आउट पब्लिश करते हैं, हैंडबुक पब्लिश करते हैं, जब उनका काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो जाए, तो जितना भी स्टेटिस्टिक्स है कि जितने भी डेटा कि यार इतने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, इतने स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए थे, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से थे, टॉपिक क्या थे, वो सभी चीज़ उसमें डाली थी। तो ये जो भी स्नैपशॉट है मैंने वो ऑथेंटिक सोर्स से लिया, तो इट इज़ प्रूवन कि ये एकदम राइट डेटा होगा अपने पास, है ना। पेपर वाइज अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डेटा है कि पेपर 1 पर कितने स्टूडेंट ने उन क्वेश्चंस को करेक्ट किया है और कितने स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस को इनकरेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 to 17 है, इनमें यहां पर हाईलाइट किया मैं येलो कलर में। यहां देखेंगे पहले तो क्या रॉन्ग रेस्पॉन्सेज, कि 57% स्टूडेंट ने इसको रॉन्ग किया था, इस क्वेश्चन को। 60%, 70%, आप देख रहे हो यहाँ पे 70% स्टूडेंट थे, उन्होंने किसी ने सही नहीं किया, ये इतने स्टूडेंट ने गलत मार्क किया है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब कि बहुत डिफिकल्ट है ये, और इतना डिफिकल्ट है कि कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है। जस्ट 70% स्टूडेंट ने, मतलब 30% स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट किया और उसको सॉल्व किया, बाकी 70% का रॉन्ग गया। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन थोड़े से मैंने हाईएस्ट वाले जो है ना यहाँ मार्क किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस के अंदर हर कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व होना ही होना है। टॉपर्स होते हैं जिनका एआईआर अंडर 100 होता है, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट उसके बाद वाले क्वेश्चंस, बाद वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे सारे क्वेश्चंस को टारगेट नहीं लेके चलना है। अगर अपन मान लो एक मीडियोकर स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो कभी भी ये टारगेट नहीं लेके चलें कि मैं सारे के सारे 17 के 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ये होगा भी नहीं, क्योंकि लेवल ऑफ द क्वेश्चन भी वैसा होगा, इतना टाइम भी नहीं है और सारे स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय हमें सीट सिक्योर करनी है। तो हमारा टारगेट क्या है, सीट को सिक्योर करना है ना। तो सीट सिक्योर होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए होंगे, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर दिमाग लगाऊं। तो यहां पर ये एक्चुअल डेटा है कि ये स्टूडेंट जो थे, इन्होंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। और बाकी के ये जो क्वेश्चंस में देखेंगे 14% ने रॉन्ग किया है, मतलब कि ऑलमोस्ट 86% स्टूडेंट ने ये सही किया होगा, अपोजिट अगर जाए तो, है ना। यहाँ पर भी बाकी में करीब करीब लोअर डेटा है, यहाँ पर छोटे कम परसेंटेज है। फुली करेक्ट, इन क्वेश्चन में फुली करेक्ट की मतलब कंप्लीट मल्टीपल चॉइस रहा, मोर देन वन ऑप्शन, तो सारे के सारे करेक्ट किए, वो ये हाईएस्ट वाले ये यहाँ पर कि ओनली 51% स्टूडेंट थे जिन्होंने सारे आंसर्स करेक्ट किए थे उस क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 16 था। केवल 51%, बाकी 100% यहाँ कहीं नहीं आया। 100% किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, और मैक्सिमम परसेंट कहाँ, 51% ही है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो सारे स्टूडेंट ने सही किया हो, ऐसा हो ही नहीं रहा यहाँ पर। फिर नॉट अटेम्प्टेड, कुछ क्वेश्चन जो थे उनमें ज्यादातर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये देखो यहाँ पर नॉट अटेम्प्टेड वाला, ये वैसे लिस्ट है, यहाँ पर हाईएस्ट देखो 80% स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन नंबर 7। अगर 80.31% स्टूडेंट ने अगर ये क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत खास होगा, ये काफी डिफिकल्ट भी होगा। तो आप अगर ये वीडियो के बाद में उस पेपर पर जाएं, पेपर 1 पर, और देखेंगे यार क्वेश्चन नंबर 7 कैसा था, आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा, इसलिए स्टूडेंट ने पढ़ा उसको, या फिर ऐसा होगा कि कुछ ट्रिकी होगी, ट्रिक होगा जो कि एक बार को दो बार को पढ़ने पर नहीं समझ में आया होगा, है ना। तो इतने सारे स्टूडेंट ने अगर उस क्वेश्चन को छोड़ा है, अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब कि वो क्वेश्चन खास होगा ये। तो ऐसे खास जो क्वेश्चन होते हैं उनको समहाउ हमें पहचानना पड़ेगा कि हमें उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सब लोग तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं एक अकेला ही उसको सॉल्व करने बैठूं, मैं एज ए चैलेंज ले लूं, वो नहीं करना है आपको। ये प्रैक्टिस अगेन मॉक के अंदर इन्वॉल्व करनी है।
आगे भी अपने पास ऐसे ये डेटा अगर देखेंगे तो 70% ने नहीं अटेम्प्ट किया था, 68% ने, और केवल ये जो ब्लू वाले हैं यहाँ पर नॉट अटेम्प्टेड, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि केवल 20% ने छोड़ा है, केवल 24 ने छोड़ा है, केवल 24 ने यहाँ पर भी। तो ये क्वेश्चंस लग रहा है कि इजी है, इसलिए ज्यादातर लोगों से बन गया है, सबने ट्राई किया था ये वाला। तो ऐसे अपने पास ये एक तरह से पब्लिक डोमेन के अंदर है। तो ये तो पेपर 1 का डेटा है, आप चाहें तो पॉज करके भी आप कर सकते हैं, वरना आप जेई एडवांस की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पूरा एक मतलब शायद 1000 पेज की बुकलेट है, उसके अंदर वैसे काम की चीज तो स्टार्टिंग के 100 पेजेस के अंदर ही है, उससे आगे नहीं है। तो उनमें से आप ये टेबल देख सकते हैं, ये मैंने भी वहीं से कॉपी करी है। देन कम्स द पेपर 2, उसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही डेटा है, रॉन्ग रेस्पॉन्सेज फॉर द फ्यू क्वेश्चंस, कि इतने सारे स्टूडेंट ने रॉन्ग अटेम्प्ट किया था उसको, और इधर यहाँ पर नॉट अटेम्प्टेड, इन क्वेश्चंस को इतने सारे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब कि मेजोरिटी ने अटेम्प्ट किया। कह सकते हैं कि यार 80% या मोर देन 80% स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो ये इजी होंगे। आपको ये क्वेश्चंस को देखना चाहिए कि अगर ये 11th क्लास के, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप एक बार देखो उन क्वेश्चन को कि यार वो क्वेश्चन कैसे थे, उससे एक अपने को आइडिया मिलेगा कि मुझे जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो इन क्वेश्चंस को देख करके मुझे कैसा लगेगा, उसके लिए पहले प्रिपेयर रहें। और जो स्टूडेंट 12th कर चुके हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, है ना, चाहे तो ड्रॉपर हो या चाहे तो आप 12th का एग्जाम में अपियर करने जा रहे हैं, मतलब कि 25 में जो भी अपियर करने जा रहे हैं जेई एडवांस के लिए, वो भी इन क्वेश्चंस को देख करके आइडिया लगाएं कि इन क्वेश्चंस के अंदर था क्या जो इतने सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं। और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को भी देखें कि यार उस क्वेश्चन में छिपी क्या चीज थी। हालांकि सबने पीवाईक्यू तो सॉल्व करे होंगे, बट पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम ये चीज नहीं होगी कि यार कितने ने अटेम्प्ट किया और कितने नहीं किया, तो वो चीज आप अब क्वेश्चंस में जाकर के ढूंढेंगे आप, और फिर देखना है कि इनको मैं कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूं मेरा जब मॉक टेस्ट होगा या जब एक्चुअल पेपर होगा। ये आपको चीज पहले लगानी है इसमें। देन अब ये दो चीजें जो है ना कि हमें क्वेश्चन को देख करके कैसा पता चलेगा कि यार इसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास चीजें हैं। तो एज ए स्टूडेंट आप लोग को हो सकता है कि डिफिकल्टी हो यहाँ पर, है ना, कि अपन जब इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, हम तो जेई की प्रिपरेशन जस्ट 11th क्लास से ही स्टार्ट किए थे। तो हमें कोई एक ऐसा अगर हेल्प मिल जाए जो कि रेडीमेड बता दे कि यार इन क्वेश्चंस में ये चीज़ थी और इसकी वजह से आपको अटेम्प्ट करना था या नहीं था, तो वो बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। और जो लोग 25 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अगले इसी साल का जो एडवांस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए अभी टाइम भी नहीं है, बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं, ड्रॉपर है तो बोर्ड नहीं है, पर फिर भी नंबर ऑफ डेज तो कम ही बचे हैं अपने पास, पूरा सिलेबस भी बचा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉपर अपने को नहीं आइडिया लग रहा है, तो उनके लिए हेल्प है कि मैथ्स के लिए तो मैं ही हूँ, और उसके साथ साथ आई क्वांटम में बाकी अदर फैकल्टीज ने भी एक नया बैच लॉन्च किया जिसको जीत बैच बोल रहे हैं, फॉर द जेई स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द एडवांस। क्रैश कोर्स है, अभी ऑलरेडी ऑनलाइन में हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, यहाँ पर एडमिशंस हुए हैं हमारे पास, तो उसको रनिंग बैच के अंदर आप कह सकते हैं। और नए बैचेस भी हमारे लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम एक्चुअल जेई एडवांस के पीवाईक्यूज हम सॉल्व कराते हैं, और ये जो डेटा हमें मिला था वो एक्चुअली में उसमें इनपुट करके हम उसको दोनों को मिला करके बताते हैं कि यार ये क्वेश्चन था जो एक्चुअल में डिफिकल्ट था और इतने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया, और कुछ इजी क्वेश्चंस भी दिखते हैं अपने को। तो उन इजी क्वेश्चंस को कैसे फिल्टर आउट करना है कि मुझे मेरे पास पूरे पीवाईक्यूज हैं, तभी मैं कह सकता हूं कि यार एक्चुअल क्वेश्चन थे। तो उन पीवाईक्यूज से बताते हैं कि यार ये वाले क्वेश्चंस इजी होंगे और ये क्यों इजी है, और अगर कोई डिफिकल्ट है तो क्यों डिफिकल्ट है, वो चीज हम क्लास में कराते हैं। तो ये लाइव क्लासेस का प्रोग्राम है, क्रैश कोर्स है, और इसमें पूरा सपोर्ट मिलता है अपने पास, काउंसलिंग तक का भी। इवन आप सीट फिलिंग करेंगे काउंसलिंग के अंदर, और उसके साथ साथ आपको कौन सी ब्रांच लेनी है तो वहां तक का सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। और फैकल्टीज कौन कौन होने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं ही हूँ, मैथ्स के लिए मैं ही ले रहा हूँ, और उसके साथ हमारे विनीत खत्री सर हैं केमिस्ट्री के लिए, IIT रुड़की से हैं, और फिजिक्स में विराज सर हैं जो बिट्स पिलानी से हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो टोटल एक्सपीरियंस तीनों फैकल्टीज का मिलाकर के मोर देन 35 ईयर्स हो रहा है, विराज सर का भी और विनीत सर का और मेरा, अगर तीनों का एक्सपीरियंस मिला जाए तो 35 ईयर्स के आसपास। मेरा खुद का एक्सपीरियंस नियरली 13 ईयर्स करीब है, 13 ईयर्स से मैं जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो 13 ईयर्स में जो जो मैंने IIT जेई के जो पेपर्स देखे हैं, जेई मेन के भी देखे हैं और जेई एडवांस के भी पेपर्स देखे हैं, तो इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, या आपको एक आइडियल स्टूडेंट की तरह से, अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो एवरेज स्टूडेंट होकर के उस पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि आपके जितने भी एफर्ट डालें आपने, जितनी भी पढ़ाई करें, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, वो सब चीजें हम एज ए क्लास के अंदर इनपुट करते हैं।
तो आपको मतलब क्लास के अंदर हाईली एडवांटेज मिलेगा कि जब आप एक्चुअल एग्जाम देने चाहेंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको इनपुट्स मिलने वाले हैं पर्सनल गाइडेंस की। एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो ये गाइडेंस का आप फायदा उठा सकते हैं। ये देन नंबर ऑफ सीट्स। अब हम आते हैं थोड़े से लास्ट ईयर 2024 के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह कितनी थी, तो उनसे एक आइडिया लगेगा कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें मुझे कंपीट करना है, तो वो थोड़ा सा एक आपको आइडिया रहे। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 17,760 सारी सीट्स मिला करके, सारी आईआईटीज को मिला करके 17,760 के आसपास करीब करीब सीट्स थी। और जिसमें स्पेशल जो सीट्स थी, जो रिजर्व थी, 3,566 ओनली फॉर द फीमेल थी, और ये ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रिजर्व कर रखी थी। उसके बाद में फिर जो बची सीट्स थे उसके अंदर फीमेल और मेल को अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट दीज आर स्पेशली फॉर द फीमेल, है ना। इनको सुपर न्यूमरी सीट्स बोलते हैं, जिसमें ओनली फॉर द फीमेल्स कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया था यहाँ पर। ये देन कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं और लास्ट ईयर जिन्होंने किया था वो इस साल भी कंटिन्यू करने वाले हैं। एक तो आईआईटीज होंगे सारे के सारे, देन आईआईएससी जिनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलता है उसमें भी एनरोलमेंट जेई के थ्रू ही होता है, न्यूली एडेड हुए थे ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इसरो से अफिलिएटेड है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो इसमें भी एंट्रेंस जो है वो जेई के थ्रू ही होता है अपने पास। सीट फिल इन करेंगे तो आपको ये चॉइस मिलेगी, उसमें फिलअप करना है आपको, है ना। देन कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द जेई मेन टू अपीयर इन द जेई एडवांस की, जेई एडवांस के अंदर अपीयर कितने स्टूडेंट्स हुए थे जो जेई मेन से एलिजिबल हुए थे, ये है ना। ओपन कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 97,351 इतने स्टूडेंट्स थे, जो कि जिनका कट ऑफ परसेंटाइल 93.23 था, करीब करीब इतना ही जेई मेन का परसेंटाइल इतना आया ओपन कैटेगरी के, तो उन सबको एज ए एलिजिबिलिटी की यहाँ पर अब जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है इतना गया था अपने पास। देन कैटेगरी वाइज जनरल ईडब्ल्यूएस भी था अपने पास, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और इन सभी के परसेंटाइल थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जो एलिजिबल हुए थे सबको ऐड किया जाए तो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस का एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए थे, एलिजिबल हुए थे, वो 2,50,000 करीब करीब थे। सिमिलर नंबर वी आर एक्सपेक्टिंग इन द जेई मेन टू जेई एडवांस इन द 2025 आल्सो। इस साल भी करीब करीब इतना ही नंबर आने वाला है। सीट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हियर एंड देयर थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मोटा मोटा करीब करीब इतना ही स्टूडेंट्स का आइडिया रहने वाला है। देन कम्स कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स, की सीट्स का अलॉटमेंट कैसा रहा था कि हमारे पास जो 17,000 करीब जो सीट्स आई थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स को। तो यहां पर देखो अलॉटेड सीट सबसे पहले जनरल के अंदर अलॉटेड सीट 6,846 फॉर द जनरल स्टूडेंट्स, और उसके बाद पीडब्ल्यू वाला स्टेटस है वो 136, पीडब्ल्यू मींस फिजिकल जो दिक्कत होती है। अपीयर्ड इन बोथ पेपर्स, क्वालिफाइड इतने क्वालिफाइड थे और अलॉटेड सीट्स इतनी रही थी इसमें। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज ओबीसी नॉन क्रिमिनल, तो एलिजिबल तो इतने हुए थे लेकिन सीट्स इतने कोई, अब रैंक तो आ जाती है जेई एडवांस में, जेई मेन में रैंक तो देते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपको सीट मिलेगी। तो सीट्स मिलने के लिए आपकी जो रैंक है कैटेगरी वाइज इन नंबर से मैच होनी चाहिए, कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो 6,846, अगर कोई आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं है तो 6,846 के अंदर रैंक आनी चाहिए, तब सीट सिक्योर होगी। ब्रांच अगेन उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इतने रैंक के अंदर अगर आ रही है तो हमारी सीट सिक्योर होगी। अगर अलॉटेड इसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिनल तो 4,665 इतनी ही सीट्स हैं। वेल कैंडिडेट्स मिक्स होते हैं, ऐसा भी होता है कि अपने पास किसी कैटेगरी से स्टूडेंट है तो उसकी जनरल कैटेगरी में भी सीट्स वगैरह भी होती है, वो रैंक आती है अपने पास। तो नंबर ऑफ सीट्स आप ध्यान रख सकते हैं कि मोटा मोटा इतना अपने पास सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि मेरे को इतनी इतनी रैंक्स आनी चाहिए तब जाके मेरी सीट सिक्योर हो। सीट सिक्योरिटी के लिए आपको इतना तो कम से कम अगर लेके आ गए आपकी रैंक तो फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको फिर सीट सिक्योर हो जाएगी। हाँ, उसके बाद में मिक्सअप होता है कि यार इतनी रैंक आ रही है तो उसके बीच में कोई और भी अपने कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आ गए तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, आपकी रैंक और इंप्रूव हो सकती है इस कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, तो वो चीज़ें उसमें रह सकती है। बट आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि ये वाले नंबर से इसमें मुझे टारगेट करूँ, तो हमें तो श्योरिटी चाहिए, हमें डाउट रखना ही नहीं है, तो हमें श्योरिटी चाहिए तो इनको मैं मैच कर लूँ बस।
ये जैसे ही मैच किया तो मुझे सीट सिक्योर हो जाएगी फिर। देन जेंडर वाइज अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स, कि जेंडर वाइज मेल और फीमेल के लिए कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल थी और कितने को अलॉटेड हुई। रजिस्टर्ड इतने स्टूडेंट्स हैं, अपीयर किए थे, सारे स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हुए थे, कम ही हुए थे, ये है ना, कुछ हल्का सा प्रेजेंस नहीं रहा था इसमें। क्वालिफाइड 40,000 थे, जिनमें से अलॉटमेंट कितना हुआ 14,200 फॉर द मेल स्टूडेंट्स, एंड फीमेल के लिए 7,964 क्वालिफाई थे और उसमें से 3,495 इतने को सीट अलॉटमेंट हुआ। टोटल मिलाकर के 17,695 को सीट्स अलॉट हुई थी ये वाली। इंडियन और फॉरेनर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी जो इनका मदर या फादर या पेरेंट्स में से या ग्रैंडफादर में से इंडियन ओरिजिन के हो, तो उनको पीआईओ और ओसीआई वगैरह की सिटीजनशिप होती है, तो उनके थ्रू भी वो एडमिशन लेते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं अपने पास, लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। मेनली द इंडियन स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जाम। अब यहां पर कि यार मार्क्स कितने लाने हैं, मिनिमम मार्क्स आपको या मिनिमम परसेंटाइल इतना सिक्योर ही करना है, वरना रैंक नहीं मिलेगी हमें। क्या है, सबसे पहले कॉमन रैंक लिस्ट के लिए कि मिनिमम परसेंटेज फॉर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, की यार मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, 8.6668 मिनिमम है। सीट सिक्योर होगी ऐसा नहीं, रैंक आने के लिए। रैंक तो काफी जाती है, 25,000 तक गई है, लेकिन सीट कितनी थी 17,000 ही थी। तो बाकी की जो 8,000 है उनका क्या रहा, वो बाहर हो गए, तो उनकी रैंक आई है लेकिन सीट नहीं मिली है। तो वो क्वालिफाई हुए हैं, क्यों, क्योंकि उनके इतने मार्क्स आ गए थे हर सब्जेक्ट के अंदर। एग्रीगेट मिला करके 30.34 आना चाहिए, तो इतने से हमें रैंक मिलेगी, लेकिन सीट सिक्योर हो इसका जरूरत नहीं है। तो ये वैसे एक जस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ मेरे को रैंक मिली है, बट सीट सिक्योरिटी में इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये जस्ट कि यार इतने मुझे मार्क्स लेके ही आने हैं कम से कम, अगर मुझे रैंक बनानी है। तो रैंक बनाने के साथ साथ अगर आपको सीट चाहिए, तो वो जो रैंक है ना, अभी जैसे हमने बताया था जनरल के लिए 6,800 समथिंग, उस रैंक के अंदर आ जाए तो सियोरिटी होगी, बाकी फिर कह नहीं सकते अपन। देन क्वालिफाइंग मार्क्स, कॉमन रैंक के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स पर आ जाते हैं। पिछली बार हमारे पास जो पिछली स्लाइड है उस पे परसेंटेज पे बात कर रहे थे कि 109 मार्क्स आउट ऑफ 360, टोटल मार्क्स कितने थे 360 का टोटल पेपर था, 180 60 पर सब्जेक्ट, पेपर 1 के अंदर 60 पर सब्जेक्ट इन द पेपर 2, तो टोटल 360 थे। उसमें से अगर 109 मार्क्स आते हैं, जो कि 30% करीबी होता है ये, तो रैंक आ जाएगी अपने पास। मार्क्स पर बात करें तो कम से कम 109 मार्क्स तो लेके ही आने हैं अपने को, और पर सब्जेक्ट कितना 10 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाकर के बात होगी पेपर 1 पेपर 2 मिला करके। और यही अपने कैटेगरी में भी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए मार्क्स आ रहे हैं। अब जिसका फर्स्ट रैंक आया था उसने कितने मार्क्स निकाले थे, कि जिसका ओवरऑल पूरे जेई एडवांस के अंदर फर्स्ट रैंक आई थी, उसके मार्क्स कितने आए थे, वो रहा ऑल इंडिया रैंक 1, द टॉपर ऑफ द जेई एडवांस 2024 गॉट हाउ मेनी मार्क्स 355 आउट ऑफ 360, केवल 5 मार्क्स का लॉस रहा। और वो भी किसका होगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 मार्क्स तो उसके चले गए और 1 नेगेटिव हुआ होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रही होगी, तो -1 वहां से, तो 4 और -1 दोनों का लॉस होकर के ये कुछ 355 मार्क्स आए हैं उसके आउट ऑफ 360। तो देखो कि सारे के सारे सही, केवल एक क्वेश्चन की वजह से उसके पूरे मार्क्स नहीं आए, और उसकी आई है फर्स्ट रैंक। सब्जेक्ट वाइज ही स्कोर्ड 117 मार्क्स इन 117 मार्क्स केवल और केवल मैथमेटिक्स में 120 थे, उसमें से 117, 118 इन द फिजिक्स और 120 इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फुल है, अच्छा मतलब एक क्वेश्चन नहीं, वो पार्शियल मार्किंग वगैरह भी हुई है इसलिए, वरना तो 120 होता ही है ना। तो ये वाले अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है कि फर्स्ट रैंकिंग के लिए कैसा आया था ये। देन अब ये सब चीजें तो हमने समझ ली, लेकिन इसके साथ साथ अब अगर मैं एक अच्छा कोर्स देखने जा रहा हूं कि यार मुझे कोई एक हेल्प कर दे, कि एक तरह से रेडीमेड सॉल्यूशन दे दिया जाए, कि मुझे पढ़ा भी दे अच्छे से, टेस्ट पेपर भी मिल जाए मुझे, और टेस्ट पेपर मिलने के बाद मुझे एक अच्छी तरह से एनालिसिस करके भी दे दे कि यार ये वाले टेस्ट के अंदर मेरी क्या क्या कमी रही थी, और उसके साथ साथ उस टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे या क्वेश्चंस मुझे लगा कि यार डिफिकल्ट थे, उनका सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो मेरा पर्सनली मुझे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो कहाँ मिल सकता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, जीत बैच, जिसमें हम अलग अलग तरह के फैसिलिटीज देने वाले हैं, फैकल्टीज, हम भी ये कोर्स डिजाइन वगैरह और क्लासेस वगैरह लेते हैं। और उसके साथ साथ और क्या बेनिफिट है कि अगर आप 25 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास अभी टाइम है कम, और घर बैठ करके अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं,
जिसमें कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आने जाने का टाइम नहीं वेस्ट हो, आप घर पर अपन कंफर्ट हो करके ऐसी क्लासेस अटेम्प्ट करें जो कि मुझे आईआईटी के गोल तक लेके जाएं। तो ऑनलाइन कोचिंग से सबसे बढ़िया ऑप्शन और कोई हो नहीं सकता। घर बैठ करके आपके सारे मतलब आने जाने का टाइम होगा नहीं, है ना? गर्मी का टाइम आ रहा है तो एक तरह से ये अपने को ये भी दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड एग्जाम्स करीब करीब अपने होने वाले होंगे 10-15 दिन के अंदर। तो 10-15 दिन बाद में जैसे ही हम जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेन के प्रिपेयर करें, तो मुझे एक रेडीमेड सॉल्यूशन घर बैठे अगर मिल जाए तो कहना ही क्या। और उसके साथ साथ मेरे कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स जिनकी थ्योरी वीक है, तो उनका भी अगर मुझे हेल्प मिल जाए तो वो एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्वांटा की तरफ से मिल रहा है आपको। तो तीन सब्जेक्ट तो हम तीनों ले ही रहे हैं, विनीत सर, मैं और विराज सर। लेकिन उनके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलने वाले हैं जो कि एक तरह से पूरे एग्जॉस्टिव होंगे, जिनमें आपके जेईई एडवांस लेवल का थ्योरी कवर किया जाएगा क्रिस्प एंड क्लियर, जिससे आपको अलग अलग बुक्स में देखने की जरूरत नहीं है और थोड़ा सा क्विकली आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाए। रिवीजन भी करना चाहें तो जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाए और साथ के साथ कुछ डेफिनेशन हुआ, प्रॉपर्टीज हुआ, वो सभी जेईई एडवांस लेवल तक चली जाए। जेईई मेन को टारगेट कर रहे हो तो भी हमारे पास बैचेस हैं, उनमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। और वीडियोस कैसे होंगे उनका जस्ट ये स्निपशॉट ही हमने लिए। एजी सर हैं जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था, मैथ्स के लिए थे, और ऐसे ही अपने बाकी जो टीचर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो इन वीडियो से फायदा क्या होगा कि आप अपनी स्पीड से, कि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो पॉज करके भी देख सकते हैं और उसमें थोड़ा सा मतलब स्पीड का भी अपने पास ऑप्शन है। और अगर आपकी स्पीड फास्ट है, आपको स्किप कर करके आगे देखना है कि मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही करना है, तो वो भी फैसिलिटी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और साथ के साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे उस वीडियो के अंदर भी, उस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर तो ही अपने पास, लेकिन टॉपिक जैसे ही हुआ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। और साथ के साथ हमारी होगी क्लासेस शाम के टाइम। अब शाम की टाइम जो क्लासेस होगी उसमें हम मेनली पीवाईक्यूज डील करेंगे, क्योंकि थ्योरी जो है वो हमारी वीडियोस के थ्रू हो रही है। बट अगर मान लो फिर भी थ्योरी में दिक्कत आ रही है तो हम जो शाम की क्लासेज है, लाइव क्लासेज जिसको हम बोल रहे हैं, उनमें हम थ्योरी भी कवर करेंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम मेनली फोकस करेंगे, जिससे आपको जेईई एडवांस और जेईई मेन लेवल की तैयारी हो जाए अपने पास। और उससे रिलेटेड अगर थ्योरी में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो तो अपन कवर कर ही रहे हैं, है ना? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैच में लिमिटेड ही रखेंगे ताकि कि स्टूडेंट की तरफ से भी कम्युनिकेशन हो, कोई इश्यू होते हैं तो वो डायरेक्टली हम बात कर सकें, अपन उनके डाउट्स हो तो लाइव क्लास के अंदर ही हम सॉल्व कर लें, है ना? और उसके साथ साथ हमारे पास जो एक सबसे बड़ा यूनिक फीचर क्या है कि अगर आपके पास कभी भी डाउट आता है, 24 आवर्स में कभी भी डाउट आता है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको जस्ट फोटो खींच करके भेजना और विद इन 10 मिनट्स उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो 24/7 डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी मिल रही है आपको। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो रात को भी पढ़ेंगे, सुबह भी पढ़ेंगे, टाइमिंग तो फिक्स होगा नहीं, लेकिन अगर उस टाइम पर डाउट आ रहा है तो या तो आप नेट पर जाएंगे, इंटरनेट पर। अब इंटरनेट में फोटो क्लिक करके डालेंगे, उसके बाद वो सेम क्वेश्चन मिले नहीं मिले ये कोई गारंटी भी नहीं है, और उसमें भी करेक्ट सॉल्यूशन हो या नहीं हो तो उसमें आपका एफर्ट ज़्यादा जाएगा, और हर क्वेश्चन के लिए हो काफ़ी टाइम ज़्यादा जाएगा। तो एक रेडीमेड सॉल्यूशन आपको हाथों हाथ मिल जाए तो उसका बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सो 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज आल्सो देयर, एंड एटीपी स्टार की तरफ से आपको सारी स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट वगैरह, इन सब का एज ए बंच आपको मिलने वाला है। तो मतलब कि एक तरह से पूरी जेईई एडवांस की पूरी जितनी भी जरूरत है वो सब एक साथ एक ही जगह मिल जाएगी आपको। तो अलग अलग चीजें ढूंढने में जो टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा हमारे पास। एंड हाउ टू लाइक गो थ्रू द वेबसाइट एंड ज्वाइन द कोर्सेज इज, वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पर पहले तो कोर्स पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग कोर्सेज ओपन करेंगे, लेकिन इसके पास में यहाँ पे मॉक्स, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, उसके साथ फ्री में फ्री रिसोर्सेज भी हैं, नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो एक क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स हैंड रिटन भी होंगे, पीडीएफ वर्जन भी होंगे, रिजल्ट्स, नो अस, और ये थोड़े अलग अलग हमारे ऑप्शंस हैं जो आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे तो दिखने वाले हैं। मेनली हमारा काम जो है वो कोर्सेज पर रहेगा कि कोर्स में अगर हम देखें तो कोर्स में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक तो एनआईटी स्टार बैच है हमारे पास जो 2025 अप्रैल सेशन को टारगेट कर रहा है, कि जिनका जनवरी सेशन अच्छा नहीं हुआ या इंप्रूव करने चाह रहे हैं तो उनकी जो कमियां रही है वो इस बैच के अंदर हम कवर करने वाले हैं, कि यार जिन जिन स्टूडेंट्स का रिवीजन नहीं हुआ या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो स्पेशली क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक उनको इन्वॉल्व करके इस बैच के अंदर हम क्लासेस ले रहे हैं। शाम के टाइम हमारी लाइव क्लासेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए। ड्रॉपर बैच साल भर का बैच है हमारे पास। फुल ईयर कोर्स जिनका टारगेट 2026 से जेईई एडवांस, उनके लिए साल भर में लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग प्लस टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो एक पूरा बंच हमारे फुल कोर्स के लिए है जो 26 को टारगेट कर रहा है। ईयर लॉन्ग कोर्स है, साल भर हमारी क्लासेस रहेगी, रिवीजन वगैरह सब कुछ इसके अंदर रहने वाला है।
फुल ईयर कोर्स जो 2027 को टारगेट करें, मतलब कि जिन्होंने जस्ट अभी 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उनके लिए 2 इयर्स बाद में जो एडवांस का टेस्ट देंगे उनके लिए ये कोर्स है। और जो 11th का एग्जाम दे रहे हैं स्कूल के अंदर, उनके लिए ये वाला है, क्योंकि 26 में वो अपीयर होने वाले हैं। तो इन कोर्सेज में आप जिस भी क्लास में हैं वो ये कोर्स चूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विद द कस्टमर केयर नंबर, कि आप कॉल करेंगे तो वहां पर आपको अगर कोई भी डाउट रहा, कोई भी इशू रहा, तो आपको ये फैसिलिटी और उसमें और क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल अबाउट द एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी अबाउट द जेई एडवांस। और बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखिए और मन में कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको बस ये देखना है कि मेरी तरफ से कोशिश इतनी हो कि मैं अपने प्रति ईमानदार हूं, ऑनेस्ट रहूं, कि यार मैंने अपनी तरफ से एफर्ट पूरा किया था और अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स ऑनेस्टली, कि अगर आप अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स ऑनेस्टली पुट करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल प्योर आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला है। तो आपकी अपनी तरफ से एफर्ट को बिल्कुल शानदार रखिए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़िए। और सिलेबस का जो रिवीजन है वो पूरा करना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर छोड़ा तो हमें नहीं पता कि यार किस चैप्टर का कनेक्शन कहाँ पर किस क्वेश्चन में फॉर्मेट में हमें यूज हो जाए, तो किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। एक तरह से अगर मान लो कि कोई चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं तैयार करें, बट कम से कम एक मीडिएट लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर तो हम करके ही जाएं, कि अगर इजी क्वेश्चन या कोई इंटरमीडिएट स्टेप हो तो केवल उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट देने जरूरी है, बिना मॉक टेस्ट के आपको कभी आइडिया नहीं लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है और एग्जाम में जाकर के हम कैसा परफॉर्म करेंगे। तो मॉक टेस्ट दें और घर आने के बाद या घर पे ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जैसे हमारा कोर्स अगर लेते हैं आप, तो मॉक टेस्ट अब जब आप दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट के बाद में आपको एनालिसिस जरूर करना है। एनालिसिस से फायदा क्या होगा कि आपको अपनी कमियां मालूम चलेगी कि हम कहां कहां पर गलत थे, तो एनालिसिस जरूर करना है। और हमारे जो टेस्ट है उसमें एक एआई बेस्ड एनालिसिस देते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस में कितना कितना टाइम लगा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, और ऑप्शंस के अंदर कोई ऑप्शन कौन सा गलत, क्या रीजन है उसके पे, ये सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो एआई बेस्ड आपको टेस्ट का रिजल्ट भी मिलता है, जो आपको आइडिया देगा कि यार मेरे ये चैप्टर्स वीक थे, या ये हमारा टॉपिक में वीकनेस रही है, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट यहाँ पर मेरे मार्क्स कटे हैं, या फिर ये मेरे मार्क्स 0 मिले हैं। तो वो एनालिसिस करके आपको मिलने वाला है। तो एनालिसिस आपको जरूरी है। So if you do these things, definitely the result will be positive and we are with you for the journey of IIT JEE preparation। ऐसे ही और भी यूट्यूब के वीडियोस हम लेते आएंगे, और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी वीडियोस हों तो आपको नोटिफिकेशन में ये मिल जाए और हैंड टू हैंड यू कैन सी दैट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड गुड लक।